आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेनर जर्क में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां ये खत्म हुआ था। स्पिरिट्स, सुई ने उसे सब कुछ बताने दिया जो वो जानता था, लेकिन वो लड़का साफ तौर पर उससे बात नहीं करना चाहता था और बस मुड़ गया। सुई ने उस लड़के को देखा और सोचा कि वो लूडो के टॉप 10 स्पिरिचुअल मास्टर्स में से था, लेकिन उसने इतना बुरा व्यवहार किया। सुई ने हार न मानने का फैसला किया और कहा कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट करेगा तो ब्लैक गेट उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन उस लड़के ने फिर से बहुत ही घृणित व्यवहार किया और कहा कि उन्हें किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही पूरी तरह से मैनेज कर लेंगे। सुई ने उससे और कुछ पूछने की कोशिश न करने का फैसला किया और उसके साथ थोड़ा खेलने का डिसाइड किया और कहा कि अगर उसे स्पिरिट लॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो अपनी क्लास में चला गया। बेशक उस लड़के को इस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट था, और क्या सच में ब्लैक गेट के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी? सुई ने कहा कि ब्लैक गेट्स के पास बहुत से ऐसे मौके हैं जिनकी उन्हें स्पिरिट लॉर्ड के साथ लड़ाई के लिए भविष्य में जरूरत होगी। लेकिन यह सब सूची's प्लान था जिसका इस्तेमाल उसने सूची मकाडो को एक जाल में फंसाने के लिए किया ताकि वो स्पिरिट लॉर्ड और उसकी प्लान के बारे में सब कुछ बता सके जो वो जानता था, और उसकी प्लान काम कर गई। स्विंग मकाडो ने चारा लिया और सुई से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया कि उन्हें ऐसी इंफॉर्मेशन कहां से मिली। बेशक सुई ये नहीं बता सकता था कि उसे ये कैसे पता चला, क्योंकि उसने ये सब उसे बात करने के लिए प्रेरित करने के लिए गढ़ा था, और सच मकाडो अब उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता था। इसलिए उसने एक और भी बड़ा चारा देने का डिसाइड किया। इसलिए सुई ने उसे एक ऐसा डील ऑफर किया जिसे वो मना नहीं कर सकता था, जिसका मतलब उनके बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना था, तो ये फेयर होगा। स्विंग मैडो ने उसे कुछ समय देने के लिए कहा ताकि वो खुद के लिए सभी फायदों का मूल्यांकन कर सके। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत समय से फैली हुई थी और यह बहुत महंगी नहीं थी, इसलिए अगर वो सुई के साथ एक डील करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है तो उसे नई इन्फॉर्मेशन मिलने की गारंटी थी और उसी के अनुसार फायदा होगा। और उसने अपनी राय में एक अद्भुत प्लान भी निकाली जिसमें यह बात शामिल थी कि वो सुनेगा कि सुई उसे क्या बताता है और फिर वो आंसर देगा कि उसे पहले से ये इन्फॉर्मेशन पता थी, तो वो कुछ नहीं कहेगा, तो वो इन्फॉर्मेशन पा सकेगा और सुई को गुस्सा दिलाएगा। सुई पहले से ही सूची चिमेटो को अपनी पीठ के साथ खड़े हुए और अपनी सांसों के बीच हंसते हुए देखकर थक गया था। लड़के ने आखिरकार सुई के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए अग्री किया, लेकिन उसने एक शर्त फुसफुसाई कि वो चाहता था कि सुई पहले बताए कि वो क्या जानता था और फिर वो डिसाइड करेगा कि क्या उसे एक्सचेंज करना चाहिए। सुई ने उसे बताया कि उसके पास स्पिरिट लॉर्ड के संभावित ठिकानों के कई कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन वो उन्हें ऐसे ही नहीं दे सकता, कहीं अचानक सूची मिकाटो उनके साथ भाग न जाए और बदले में कोई इंफॉर्मेशन न दे। सूची चुमाटो ने खुद से नोट किया कि सूची काफी चालाक था और वो निश्चित रूप से टॉप 10 स्पिरिचुअल मास्टर्स में से एक होगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो पहले से ही एक और ऑर्गेनाइजेशन में था। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर उसे सुई से आधी इंफॉर्मेशन भी मिलती तो भी वो कुछ नहीं खोएगा। इसलिए उसने उसे कम से कम आधे कोऑर्डिनेट्स देने के लिए ऑफर किया ताकि वो उनके अस्तित्व के बारे में यकीन कर सके। ज्यादा देर तक सोचे बिना सुई ने उसे स्कूल की छत पर उसके साथ चलने के लिए ऑफर किया, जहां वो उसे एक कोऑर्डिनेट्स दिखाएगा अगर वो डरता नहीं है। बेशक सूची मडो एग्री हो गया और सूची के पीछे चला गया और उसे वार्न किया कि अगर उसने उससे झूठ बोला तो वो सुई को चोट पहुंचाएगा। वो स्कूल की छत पर गए जहां सूची मिक्तो ने कोई स्पिरिट लॉर्ड नहीं देखा जिसके बारे में सुई ने कहा था। क्या उसने उससे झूठ बोला था? जब लड़का चारों ओर देख रहा था, सुई ने एक रिचुअल परफॉर्म किया और गहराई के सबसे भयानक स्पिरिट्स में से एक को सतह पर समन किया और सच मिकाटो को उसे देखने के लिए करीब आने के लिए बुलाया। जब लड़का पास आया तो वो पहले से कहीं ज्यादा डर गया। क्या सच में ये स्पिरिट्स का मास्टर हो सकता था? सुई ने एक बहुत ही डरावना स्पिरिट समन किया जो उसकी तरह दिखता था, लेकिन ये सिर्फ मुंह लेयर से एक स्पिरिट था जो जैसे ही सुई रिचुअल खत्म करेगा गायब हो जाएगा। सूची चुम तो डर से चिल्लाता रहा जब उसने एक इतना बड़ा स्पिरिट देखा और सुई शांति से देख रहा था। फिर सुई ने रिचुअल खत्म किया और स्पिरिट गायब हो गया, जिसे सूची मकाडो ने नोटिस किया और पूछा कि क्या उसने उसे देखा था। बेशक सुई ने उसे देखा क्योंकि उसने उसे अपनी रेलक की हेल्प से समन किया था और सूची मकाडो को कोई अंदाजा नहीं था कि सूची उसे धोखा दे रहा था। फिर सूची ने अपनी लेजेंड जारी रखी और सच मिकाटो को बताया कि यह जगह एक एनोमली का सोर्स हो सकती है जहां सिद्धांत में स्पिरिट्स का मास्टर अपीयर हो सकता है, लेकिन उसे इसके बारे में यकीन नहीं था। स्विंग मकाडो ने डर से पूछा कि सुई ऐसी कितनी जगहों को जानता है, लेकिन सुई मूर्ख नहीं था और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को पूरा नहीं करता और उसे अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताता तब तक वो उसे नहीं बताएगा। स्विंग मकाडो अग्री हो गया कि वो सब कुछ बताएगा जो वो चाहता था, तो उसने उससे पूछा कि वो क्या जानना चाहता था। सुई ने तुरंत उससे पूछा कि सबसे पहले एनोमली की खोज किसने की थी। उसने सुना कि लियो में ऐसा किया गया था, क्या ये सच है? सूची मकाडो सवाल से अविश्वसनीय रूप से खुश था क्योंकि वो सबसे पहले एनोमली की खोज करने वाला था, क्योंकि जैसा कि सच चिमेटो खुद मानता था कि वो सबसे ज्यादा चौकस था। सुई आंसर से संतुष्ट नहीं था। क्या वही सभी गॉसिप के लिए जिम्मेदार है? सुई सच को बहुत बुरी तरह से मारना चाहता था, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को रोकना पड़ा।
इसलिए उसने अगला सवाल पूछा जिसमें वो जानना चाहता था कि क्यों सभी मास्टर्स इस स्पिरिट से इतने डरते हैं। स्विंग मकाडो चिल्लाया कि सूची ये नहीं समझता, यह एक ऑर्डिनरी स्पिरिट नहीं है, यह एक असली प्लेग है जो सभी को आसपास डिस्ट्रॉय कर देती है। उसने उसे बताया कि प्राचीन समय में स्पिरिट्स का लॉर्ड एक लगातार होने वाली घटना थी और जब वो अपेय होता था तो सैकड़ों स्पिरिट्स रात में चलते थे और जहां भी वो गुजरते थे सभी निवासी डिस्ट्रॉय हो जाते थे। मीडियम्स और मिस्टिक्स के संयुक्त प्रयासों की बदौलत जिन्हें उन्हें दबाने के लिए भेजा गया था, समय के साथ वो इससे निपटने में मैनेज हो गए और अब ये बहुत कम आता है, लेकिन अभी जब ऐसा होता है तो बहुत से पीड़ित होते हैं। सुई ने उससे अगला बहुत ही तार्किक सवाल पूछा जिसमें उसने सोचा कि फिर स्पिरिट लॉर्ड 10 ईयर्स के बाद फिर से क्यों अपेय हुआ, लेकिन सच चिमेटो को इस सवाल का आंसर नहीं पता था। सूची ने उस पर हंसने का डिसाइड किया और कहा कि वयस्क बच्चों को ऐसे रहस्य नहीं बताते क्योंकि तब वो सो नहीं पाते। स्विंग मकाडो इस वाक्य पर बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि वो अब सुई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बात करने की, क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्किल्स के यंग मास्टर्स में से एक था और सुई एक ऑर्डिनरी पर्सन था। सुई इस आंसर से और भी ज्यादा खुश लग रहा था और कहा कि सूची मकाडो को अब स्पिरिट लॉर्ड के संभावित पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं थी और कहा कि उसे खुद से भी उन्हें खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सक्सीड नहीं होगा। दुनिया में केवल एक पर्सन इन पॉइंट्स को दिखा सकता था और वो सुई था। सुई इस कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर रहा था और जानता था कि सच मकाडो से वो सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कौन से तारों को खींचना है जो वो सुनना चाहता था। तो ऐसा हुआ। सच चिमेटो ने इन शब्दों के बाद कॉन्वर्सेशन जारी रखने का डिसाइड किया क्योंकि वो सच में स्पिरिट्स के मास्टर के सभी कोऑर्डिनेट्स को जानना चाहता था। इसने सुई को सिर्फ आत्मविश्वास दिया। सुई ने अपने सवाल पूछना जारी रखा और आखिरकार वो स्पिरिट प्लेग 10 ईयर्स पहले के बारे में पूछने के पॉइंट पर आया। क्या उसने सुना था कि 10 और स्पिरिट लॉर्ड्स थे या कुछ और था? स्विंग मकाडो ने इस इंफॉर्मेशन की पुष्टि की कि 10 स्पिरिट लॉर्ड्स थे, लेकिन सभी डिटेल्स मुख्य कोडेक्स में थे जिसे महान परिवार कंट्रोल करते थे। सुई ने वहां रुकने का डिसाइड नहीं किया और उस लड़के से इस इंफॉर्मेशन के लिए पूछा, लेकिन क्या वो उसे दे सकता था? बेशक वो उसे पा सकता था, लेकिन वो उसके लिए कौन था कि वो उसे ऐसी इंफॉर्मेशन दे? उसने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स की मांग की, वरना वो और कुछ नहीं बताएगा। उसके लिए अप्रत्याशित रूप से सुई फिर भी उससे अग्री हो गया और कहा कि वो इस इंफॉर्मेशन के बदले में उसे सभी कोऑर्डिनेट्स देगा, तो उसने अग्रीमेंट की पुष्टि करने के लिए हाथ मिलाने के लिए ऑफर किया। सूची मैडो अविश्वसनीय रूप से खुश था क्योंकि उसने सोचा कि अब उसे सभी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और फिर वो उसे कुछ नहीं बताएगा। वो खुद से बहुत खुश था। उसने सुई को धोखा दिया। भले ही उसने सोचा कि वो चालाक था, लेकिन उसे ज्यादा सीक्रेटली बिहेव करने की जरूरत थी और सुई को समझने के लिए कुछ भी पता नहीं चलने देना था। लेकिन उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि सुई उसे सीधे देख रहा था। हालांकि बहुत बारीकी से देखने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ उसके चेहरे पर पहले से ही लिखा हुआ था। इसलिए सुई ने उसे याद दिलाया कि उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, वरना ये उसके हित में नहीं होगा। आखिर वो नहीं जानता कि सुई स्पिरिट लॉर्ड्स के बारे में कोऑर्डिनेट्स के अलावा किस तरह का ज्ञान रखता है, तो सब कुछ केवल उस पर डिपेंड करता है। सूची मिकाटो इस पल असहज हो गया क्योंकि अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सुई को छोड़ देता है तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं सीख पाएगा जो कोऑर्डिनेट्स से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसने फिर भी डिसाइड किया कि अगर सुई ब्लैक गेट से है तो उसके पास शायद ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसे वो खुद कहीं और से नहीं निकाल पाएगा, तो उसे बुद्धिमानी से काम करना चाहिए ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन का खुलासा न करे और किसी और की इंफॉर्मेशन पा सके। इसलिए वो सुई को कंफ्यूज करने के लिए अपने ब्रिलियंट माइंड का इस्तेमाल करेगा। वो इंफॉर्मेशन बताएगा, लेकिन ये पूरी तरह से सटीक और सच नहीं होगी। सूची के लिए उसे देखना बहुत मजेदार था क्योंकि यह सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट अपनी महान प्लान को भी छिपा नहीं सकता था। सूची ने सुअम मकाडो की इस इंजीनियस प्लान की प्रक्रिया को तेज करने का डिसाइड किया, तो उसने उसे कोऑर्डिनेट्स डिक्टेट करना शुरू कर दिया जो वो खुद से निकाल रहा था। तो उसने पहली जगह को स्कूल की छत कहा, दूसरी जगह स्कूल के पास की गली थी, तीसरी जगह दूसरी के बगल में थी लेकिन आपको बाएं मुड़ना होगा, फिर लोडन पार्क में एक फोन बूथ था। सुई इतनी तेजी से डिक्टेट कर रहा था कि सूची मैडो को लिखने का भी समय नहीं मिल रहा था, और जब वो लिस्ट में 20th प्लेस पर पहुंचा तो वो थोड़ा खेला और सच चिमेटो पहले से ही कुछ सस्पेक्ट करना शुरू कर रहा था, लेकिन सूची ने इन जगहों का नाम ऐसे ही नहीं लिया। उसने उसे ये भी बताया कि कल वो एक साथ इन जगहों से चलेंगे। सूची सच चिमेटो को अपने झूठ पर बिलीव कराना चाहता था। सूची इस प्लान का अगला कदम उन सभी जगहों से होकर भागना था जिन्हें उसने सच मकाडो को सूचीबद्ध किया था, और अपनी फायर रेलिक का इस्तेमाल करके हर जगह स्पिरिट लॉर्ड्स क्रिएट करना था ताकि वो लड़का उस पर बिलीव करे। स्पिरिट लॉर्ड को फिर से जीवित करना सूचीज प्लान नहीं था, लेकिन वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पहला पर्सन था। अब उसके पास कुछ आइडियाज थी और वो पहल करने की कोशिश करेगा, जबकि वो अभी भी उसकी थी, लेकिन अगर बड़े बदलाव होते हैं तो वो मूल लेयर से पीड़ित होने वाला पहला पर्सन होगा। सूची ने अपनी प्लान के सभी डिटेल्स को इस हद तक कैलकुलेट किया कि उसने दिन को ले लिया। अपनी फायर की खातिर अपनी फायर रखने के लिए काम से छुट्टी ली, और उसे बिलीव था कि टू भी इस पर बिलीव करेगा। सूची मैडो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में बहुत बुरा था,
तो वो केवल सुई को वो इन्फॉर्मेशन देने आया था जिसकी उसे इतनी जरूरत थी। सुई ने पूरे लाउड में कोऑर्डिनेट्स लगाए थे और अगर वो एक साथ जुड़ जाते तो ये उसका छोटा सा टेम्पल होता। ये काफी सिंबॉलिक था। ये सुई के लिए बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग था और अगर यह उसे 10 स्पिरिट लॉर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पाने में सक्षम नहीं बनाता तो वो इसे कभी नहीं करता। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी। वो स्कूल के बाद बैठ गया और सोचा कि उसने अपनी फेथ और अपने इन्फ्लुएंस को बताने के लिए हर दिन कितनी फलदायी ट्रेनिंग की और उसे उम्मीद थी कि वो ये सब थॉमस के जरिए बता पाएगा। उसके लिए एक मिस्टर के रूप में काम करना, स्कूल में पढ़ना और गॉड और उसकी क्रिएशन दुनिया होना सच में मुश्किल था। सुई को उम्मीद थी कि इसके बाद उसकी फेथ आखिरकार लड्डू से परे जाएगी और सच में लोकप्रिय हो जाएगी ताकि वो आखिरकार अपनी मेहनत का फल काट सके। उसने टोमू को अपनी तरफ चलते हुए देखा और मानसिक रूप से प्रॉमिस किया कि अगर टोमू उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने में हेल्प करेगा तो वो उसे अकेला छोड़ देगा। टूया सुई के पास आया और तुरंत उससे पूछा कि वो इतना पीला क्यों था। क्या ये स्कूल की छत पर उस स्पिरिट की वजह से था? सुई पहले से ही उससे गुस्सा होने लगा और उसे इसके बारे में कम सोचने की सलाह दी वरना वो बिना सोचे समझे चला जाएगा और फिर उसने उसके पीछे चलने के लिए कहा ताकि अंधेरा होने से पहले उनके पास सभी जगह जाने का समय हो क्योंकि सुई घर जल्दी लौटने का आदी था। टूया ने उससे पूछा कि वो आज कितनी जगहों पर जाएंगे, जिस पर उसे 4 या 5 का आंसर मिला। ये सब उस पर डिपेंड करता है लेकिन ये ऑप्शन टोमो के लिए सूटेबल नहीं था। यह उसके लिए बहुत कम था। सुई ने उसे इन जगहों पर खुद से जाने का ऑफर किया अगर वो ऐसा चाहता था और डरता नहीं था। टूया ने उसे बताया कि वो बस सूची के बारे में वरीड था और उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता था। वो पहली जगह पर आए जहां सुई ने अपनी पहली फायर छोड़ी थी। यह एक कमर्शियल हाई राइज था जिसकी छत पर एक स्पिरिट लॉर्ड माना जाता था। टमोए ने अपनी आंखों से फिर से देखा लेकिन इस बार यह सिर्फ एक थ्रोन था जिस पर कोई स्पिरिट लॉर्ड नहीं था। तो उसने सुई से पूछा कि वो कहाँ था लेकिन सुई को नहीं पता था कि हो सकता है कि वो कहीं चला गया हो। यही उसने उसे बताया। इसके बाद TYA ने दोनों स्पिरिट्स पर माउस की इसी तरह की ड्राइंग्स नोटिस की। उसने स्कूल के पास एक गोस्ट पर वही ड्राइंग देखी थी तो उसे याद आया। मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। टूया ने डिसाइड किया कि यह एक कॉन्स्पिरेसी थी और उसे इसकी एक पिक्चर लेनी चाहिए ताकि जब वो घर पर हो तो वो इसका ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सके। लेकिन जब उसने फोन खोला तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ क्योंकि मोबाइल फोन का कैमरा बस कुछ भी नहीं देख रहा था। सुई ने खुद ऐसे इफेक्ट की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि इस थ्रोन को केवल लोग ही देख सकते हैं और इसे दूसरे मीडिया पर सेव नहीं किया जा सकता है। बेशक इसने केवल सुई के हाथ में खेला। सूची ने सजेस्ट किया कि टॉम अगली जगह पर जाएगा ताकि वो यकीन कर सके कि सभी कोऑर्डिनेट्स में स्पिरिट्स के लॉर्ड की तलाश के लिए प्रॉमिस्ड क्लूज थे। अगली जगह पर टूया ने एक बच्चे की तरह और भी ज्यादा व्यवहार किया और जब उसने एक बहुत ही अजीब स्पाइडर के रूप में इस विशाल स्पिरिट को देखा तो वो बस चिल्लाया। सुई ने एक्सपेरिमेंट करने और बहुत आगे जाने का डिसाइड किया। उसका आइडिया टेलीपोर्टेशन के रिचुअल को लागू करना था ताकि वो सीख सके कि ये लोगों के साथ कैसे काम करता है। वो बहुत समय से टेलीपोर्टेशन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन ये सच में महत्वपूर्ण अटेम्प्ट पहली बार होगा। जब सूची बिल्डिंग की छत पर तोया के साथ खेल रहा था, वो अपने ऑफिस में खेल रही थी और कुछ भी नहीं सोच रही थी। यहाँ उसके लिए अप्रत्याशित रूप से पानी सीधे सीलिंग से सीधे उसके हाथों पर टपकने लगा। उसे ये कहाँ से मिल सकता था? उसने पहाड़ की तरफ अपना सिर उठाया और देखा कि पानी सीधे उसके माथे पर टपक रहा था। इस वजह से वो जिस कुर्सी पर बैठी थी उससे भी पलट गई। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो गूगो थोड़ा डर भी गया। उसने मिस्टर ट्रूथ का एक मैसेज देखा जो उसकी हेल्प के लिए पूछ रहा था क्योंकि मूर्ख लोग मिस्टर ट्रूथ सीक्रेट्स में घुस रहे थे और इससे निपटना जरूरी था। बूगा को यह बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने पहली बार मिस्टर ट्रूथ को सीक्रेट हॉल के बाहर सुना था। क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण था? उसने उसे कॉल करना शुरू कर दिया और जांच की कि क्या वो उसे सुनता है। अगर वो सुनता है तो उसे कोई साइन देने दो, लेकिन उसे कोई आंसर नहीं मिला। तो इस बार उनके बीच कम्युनिकेशन वन वे है, लेकिन वो एक चौकस और बुद्धिमान लड़की थी। तो उसने तुरंत देखा कि मिस्टर ट्रूथ द्वारा उसे दिए गए कोऑर्डिनेट्स उसके ऑफिस के बहुत करीब थे। क्या वो सच में चाहती है कि वो आए और कुछ करे? उसने ज्यादा देर तक नहीं सोचा तो उसने ये जांच करने का डिसाइड किया कि क्या वहां कुछ दिलचस्प था। मिस्टर इस्टर ने शायद ही उसे ऐसे ही कॉल किया हो। सुई ने वास्तव में उसे एक टिप भेजा था और वो ये देखना चाहता था कि वो आगे क्या करेगी। उसे उम्मीद थी कि गूगा उसे निराश नहीं करेगी। टूया समझ नहीं पा रहा था और उसने सूची से पूछा कि क्यों कुछ थ्रोन्स पर स्पिरिट्स हैं और कुछ पर नहीं, ये कैसे काम करता है। लेकिन सूची ने ढोंग किया कि उसे नहीं पता क्योंकि वो यहाँ पहली बार आया था, ठीक तोया की तरह। तो वो सच में कैसे जान सकता था? बेशक टूया एक बहुत ही चालाक लड़का नहीं था, लेकिन उसका सवाल काफी तार्किक था। तो फिर सुई को इन कोऑर्डिनेट्स के बारे में कैसे पता था अगर वो यहाँ पहली बार आया था? सुई ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसे आंसर दिया कि उसने एक टेम्पल के रिसर्च के दौरान ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए थे। टूया सीधे उसके चेहरे के सामने अपीयर हुआ और पूछा कि वो किस टेम्पल की बात कर रहा था।
सूची ने अपनी लेजेंड जारी रखने का डिसाइड किया और बताया कि ये टेम्पल्स गॉड लूडो द्वारा क्रिएट किए गए थे, जिसने उसे ये कोऑर्डिनेट्स दिए थे। और फिर सूची ने ढोंग किया कि उसने गलती से ये कह दिया। सुई ने फिर ढोंग करना जारी रखा कि उसने इसे गलती से कहा था और कभी उसके साथ इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, और टोमो को बताया कि ये वैसे भी उससे संबंधित नहीं था। जब टोमो ने यह सुना तो उसने अपने खुद के कंक्लूजन्स निकाले। उसे बिलीव था कि सूची सच में कुछ सीक्रेट्स छिपा रहा था जिन्हें वो फैलाना नहीं चाहता था, लेकिन टू बहुत चालाक था और एक सवाल से उसे एक डेड एंड में ले आया और उससे लगभग बात नहीं की। सुई ने फिर से तामुआ को देखा क्योंकि वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था और अपनी सांसों के बीच हंसा। सुई को यह बिलीव नहीं हो रहा था कि एक पर्सन जो खुद को स्पिरिचुअल स्किल्स के सबसे अच्छे मास्टर्स में से एक मानता है वो इतना मूर्ख हो सकता है और सुई के हर जाल में फंस सकता है। टू सच में एक पिक्चर लेना चाहता था, लेकिन कैमरा फिर से उसे नहीं देख सका, तो सुई ने सजेस्ट किया कि वो इस स्पिरिट को ड्रॉ करे। यहां सूची के लिए अप्रत्याशित रूप से टूया चिल्लाने लगा जैसे उसे पीटा जा रहा हो और ये कहने लगा कि वो सब कुछ समझ गया था और ये सभी स्पिरिट्स न केवल लव बल्कि पूरी दुनिया में जा रहे हैं और इसके बारे में तुरंत कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो सकती है। सुई ने टूया की तरह ही रिएक्ट करने की कोशिश की और ये भी चिल्लाने लगा कि यह सिर्फ भयानक था और टूया से स्पिरिचुअल एबिलिटीज के सबसे अच्छे मास्टर्स में से एक के रूप में कुछ करने और खुद को बचाने के लिए कहा, लेकिन यहां तक कि वो भी समझ गया कि सूची पहले से हार रहा था। टूया ने अपने मंत्रों का इस्तेमाल करने का डिसाइड किया जिन्हें पहली बार के स्पिरिट्स को रोकने के लिए माना जाता था ताकि वो हर बार मुक्त न हो जाएं। सुई को और भी ज्यादा बिलीव नहीं हो रहा था कि यह लड़का एक मास्टर है जो हर उस चीज के लिए जुनूनी है जो सुई करता है या कहता है। अब भी उसने कुछ अजीब रिचुअल करना और एक तरफ से दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया, तो उसने इस तथ्य पर सोचना शुरू कर दिया कि उसके जैसे दर्जनों मास्टर्स थे, लेकिन वो इस बात से ज्यादा वरीड था कि गुगू ने अभी भी कुछ नहीं किया था जब उसने उसे एक हिंट दिया था जिसे उसे समझ जाना चाहिए था। टूया खुद नहीं समझ पाया कि उसने कैसे काफी अच्छे फेमिलियर्स क्रिएट किए थे। सुई सुखद रूप से हैरान था, हालांकि उससे बहुत शोर था, लेकिन उसने फिर भी इन दो फेमिलियर्स को क्रिएट किया जो उसे बहुत पसंद आए और वो यहां तक कि टोमा को यह बताने के लिए धोखा देना चाहता था कि उसने ये कैसे किया। तो गवुड ने काम करना शुरू कर दिया। उसने डेडली स्पाइडर्स की एक बड़ी संख्या के अटैक के साथ एक अद्भुत कहानी का आविष्कार किया जिसे टूया और उसके दो बालों पर अटैक करना था। सूची ऐसे डिसीजन से ज्यादा सैटिस्फाइड था। गूगा ने फ्लाई से हाथी उड़ा दिया और अब सूची इस गेम में शामिल होने और उसके साथ खेलने का समय था। वो टेया पर अविश्वसनीय रूप से जोर से चिल्लाने लगा कि कम से कम कुछ करे क्योंकि अब वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे क्योंकि उसके दो बाल डिफेंस को बनाए रखने के लिए बहुत कमजोर हैं। सुई ने उसे फिर से याद दिलाया कि वो इस शहर में सबसे अच्छे मास्टर्स में से एक है और उसे कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहिए जो उनकी हेल्प करे। टमोया बहुत घबराने लगा और नहीं जानता था कि वो इन स्पाइडर्स के साथ क्या कर सकता था। वो इस पिक्चर से बहुत डर गया था और फिर उसने ये भी देखा कि एक विशाल स्पिरिट चल रहा था और सीधे उनकी तरफ आ रहा था। फिर वो पूरी तरह से पागल हो गया और सुई पर उसे जाने देने और उसे शांति देने के लिए चिल्लाने लगा। आखिरी पल में उसने अपनी कुछ बॉल्स फेंकने की हिम्मत की और कुछ ऐसा कहा जैसे इलेक्ट्रिक माइस को समन करना। वास्तव में वो अपने एक स्किल का इस्तेमाल कर सकता था और इसने काम किया। उसने कुछ इलेक्ट्रिक माइस समन किए जिन्हें स्पाइडर्स के खिलाफ काम करना चाहिए और ऐसा हुआ भी। उसने कई स्पाइडर्स को उड़ा दिया और इससे उन्हें उस पागल छत से भागने का मौका मिला इससे पहले कि बहुत देर हो जाती। बेशक सुई ने उससे इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो सुखद रूप से हैरान था कि यह लड़का कितनी कुशलता से किसी भी चीज से भागने में सक्षम है। अपनी ट्रबल के बावजूद जो उसे परेशान करती थी, लेकिन उन पर अटैक खत्म नहीं हुआ था और स्पाइडर्स ने उनका पीछा करना जारी रखा। ये दिलचस्प है कि इस बार टू क्या सोचेगा। सुई ने टूया से हेल्प के लिए पूछने की कोशिश की और कहा कि वो अब और नहीं दौड़ सकता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी और उसने चाहे जो भी हो दौड़ना जारी रखा। लेकिन वो फिर भी इन स्पाइडर्स से भागने में कामयाब हो गए और अब वो आजाद हैं और कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा है। यूगो ने अपने टास्क को पूरी तरह से कोप कर लिया था जो उसे मिस्टर ट्रूथ द्वारा दिया गया था और उसने इन दो स्कूल बॉयज को डरा दिया था जिन्होंने छत पर चढ़ने का डिसाइड किया था। लेकिन फिर उसने एक परिचित चेहरा देखा और क्या सुई ने फिर से मिस्टर ट्रूथ्स बिजनेस को अपनाया था। उसने सुई को इस मामले से बाहर निकालने की कोशिश करने का डिसाइड किया और मिस्टर ट्रूथ के लिए नई प्रॉब्लम्स न लाने का डिसाइड किया जो वो अभी साफ तौर पर नहीं चाहता था। लेकिन गुगा ने जल्दी से इस आइडिया को खारिज कर दिया, ये महसूस करते हुए कि मिस्टर ट्रूथ के पास इस प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन जरूर होगा और उसे सिर्फ एक चीज समझ में नहीं आई कि उसने उसे अभी क्यों बुलाया था। लेकिन उसने फिर भी सोचा कि क्या उसने टास्क को कोप कर लिया था या क्या मिस्टर ईस्टर ने उसके लिए कुछ और काम तैयार किया था। यहां उसने अप्रत्याशित रूप से सुई द्वारा क्रिएट किए गए रिचुअल की रेखा को पार किया और वही विशाल स्पिरिट देखा जिसके साथ उसने अभी अभी टोमा को डराया था। और गूगा बिल्कुल नहीं डरी थी, बल्कि इसके विपरीत इस स्पिरिट की सुंदरता की एडमायर की। टैमोइल उस समय दौड़ रहा था और एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका। सुई ने उसे बताने की कोशिश की कि सब कुछ बहुत पहले खत्म हो गया था और कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन उसने किसी को नहीं सुना और अपनी पूरी ताकत से भागा। वो आखिरकार रुका और सुई को थोड़ा सांस लेने दिया क्योंकि वो इस स्प्रिंटर के पीछे दौड़ते हुए लगभग अपने फेफड़ों को थूक चुका था।
सुई ने तोया को देखा और समझा कि वो कितना डरा हुआ था। वो इस बात से खुश था कि यह लड़का मानसिक रूप से इतना डरा हुआ था। इसका मतलब था कि जिस फायर का उसने इसके लिए इस्तेमाल किया था वो पूरी गति से काम कर रही थी, हालांकि इसमें सुई से बहुत ज्यादा ताकत लगती थी। वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इसीलिए सुई ने टोमोय के साथ आखिरी थिएटर सीन खेलने का डिसाइड किया और वो चिल्लाया कि वो आगे नहीं जाएगा और उसे अभी सभी कोऑर्डिनेट्स देगा और अगर वो चाहता है तो वो खुद से जा सकता है और एडवेंचर्स की तलाश कर सकता है, लेकिन वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जब सुई उन सभी कोऑर्डिनेट्स को लिख रहा था जहां उसने उसके लिए क्लूज छोड़े थे, तो वो साथ ही फुसफुसा रहा था ताकि टूया सुन सके कि ये सब गॉड लर्ड्स की गलती थी और ये सब उसकी शरारतें थी। उसने इन कोऑर्डिनेट्स के साथ एक कागज का टुकड़ा उसकी तरफ फेंका और कहा कि ये सब स्पिरिचुअल मास्टर्स के मामले हैं और उसे इन मामलों में शामिल न करने के लिए कहा। सुई चला गया और उसे बताया कि वो इसके लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में नहीं डालना चाहता था और उसे फिर से छूने के लिए नहीं कहा। टैमोइल इसे पाकर अविश्वसनीय रूप से खुश था। उसकी प्लान सच हो गई थी और उसे सभी कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे और उसने सूची को इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। टैमोय ने सोचा कि उसकी प्लान पूरी हो गई थी। अब वो बस उन इंस्क्रिप्शंस के बारे में सोच सकता था जो उसने स्पिरिट लॉर्ड के थ्रोन पर देखी थी, जैसे कि नंबर 89, जिसका मतलब इसमें शामिल ऑर्गेनाइजेशन था, और ये लूडो गॉड भी कहां से आया था। किसी भी मामले में उसने खुद के लिए डिसाइड किया कि उसे सब कुछ बताने और शहर को बचाने की जरूरत है। इसी बीच सुई घर जा रहा था और आज से बहुत संतुष्ट था क्योंकि उसका परफॉर्मेंस सफल रहा था और इससे उसे बहुत फायदा हुआ था, तो वो घर जाकर आराम कर सकता था। सबसे पहली चीज जिसके बारे में सुई ने सोचा वो थ्रोन पर बनी इमेज थी जो ऑर्गेनाइजेशन 89 और उसके ओनर गॉड लूडो की सभी भयानक बातों को बताती थी। खैर, दूसरी बात यह थी कि खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने और इस लड़के के पीछे दौड़ना जारी न रखने का उसका आइडिया बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो ब्लैक गेट के सामने खुद को उजागर कर सकता था। तोया एक बहुत ज्यादा आत्मविश्वास वाला लड़का था जो सारा श्रेय खुद ही ले लेगा और सुई को पूरी तरह से कवर के नीचे छोड़ देगा। ये प्लान परफेक्ट थी। सुई ने स्पिरिट लॉर्ड के बारे में गॉसिप और सीक्रेट्स के इस अंतहीन साइकिल की कल्पना की जिसमें उसका कोई हिस्सा नहीं था, और जब तक उसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी जिसकी टूया ने रिसर्च की थी, उसके परिवार के पास उसे उजागर करने का कोई तरीका नहीं था। यहां पुआ, जिसने आज उसके परफॉर्मेंस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो भी हिस्सा लेगी। उसने पहले ही उसकी एक तैयारी देख ली है और अगली बैठक में निश्चित रूप से इसके बारे में बताएगी, जबकि सूची बस दूसरे पार्टिसिपेंट्स को थ्रोन में शामिल होने देगा। कुछ दिनों बाद लिटिल के स्पिरिचुअल मास्टर्स और मिस्टिक्स एक साथ इकट्ठा हुए और सूचीज क्लूज का पालन करते हुए गोस्ट थ्रोन्स की जांच करने के लिए लोगों को भेजा। उन्होंने जल्दी से और थ्रोन्स के कोऑर्डिनेट्स डिटरमिन कर लिए। वो 81 थ्रोन्स फाइंड करने में कामयाब रहे, जिसे उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया। कुल मिलाकर उन्हें 78 एम्प्टी थ्रोन्स और 3 थ्रोन्स मिले जिन पर ईवल स्पिरिट्स बैठे थे, जिनमें से सिर्फ 2 स्पिरिट्स के बारे में पता था। वो स्पाइडर हेड स्पिरिट और 9 हेडेड स्पिरिट थे जिन्हें चित्रों के रूप में सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किया गया था। मिस्टर एंडरसन ने सुई को स्पिरिटिस्टिक रिचुअल्स के सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनकी बातचीत के बारे में बताया, लेकिन वो कभी सक्सीड नहीं हुए। लेकिन अब उनके पास उनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है और ये सब सुई की बदौलत है, तो मिस्टर एंडरसन उसके काम से सैटिस्फाइड था और उसकी प्रशंसा की। बेशक सूची ये सुनकर बहुत खुश था, लेकिन उसने फिर भी बताया कि उसे ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड सिडिकारो टूया से मिली थी, जिसने इसे उसे दयालुता से दिया था। और सुई ने यह भी सोचा कि उसने स्वेच्छा से इस परिवार को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और इस तरह खुद से संदेह को और दूर कर दिया। यहां शहरजादा क्लब में लौट आई जो बहुत अच्छे मूड में नहीं थी और कहा कि सब कुछ बहुत बुरा था, लेकिन क्या हुआ? शहरजादा ने कहा कि वो बिल्कुल सभी कोऑर्डिनेट से होकर गुजरी और उसे एक भी थ्रोन नहीं मिला जिसके बारे में हर कोई इतनी हिंसा से बात कर रहा था। कुछ भी नहीं बचा था या वो वहां बिल्कुल नहीं थे। मिस्टर एंडरसन को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे संभव था। डिस्कवरी से गायब होने में सिर्फ 2 डेज लगे थे। सुई को भी समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसे समझ में आ गया कि ऐसा होना चाहिए। सुई ने पहले से ही सिर्फ 2 डेज के लिए एक रिचुअल एस्टैब्लिश किया था ताकि किसी को पता न चले कि ये उसने किया था। शहरजादा समझ गई थी कि उनके पास अपने डिटेक्टिव मेथड को चालू करने और क्लूज की तलाश करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं था जो उन्हें यह पता लगाने में हेल्प करेगा कि यह इन्फॉर्मेशन किस लिए थी। लेकिन एंडरसन को सब कुछ पहले ही समझ में आ गया था और उसकी राय में ऑर्गेनाइजेशन नंबर 89 हर चीज के लिए दोषी था जिससे उन्होंने पिछली बार निपटा नहीं था। शहरजादा को यह बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या उन्होंने ऐसी कोई प्लान बनाई थी। सबसे पहले उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। इस स्टेज पर आपके एंकर्स फिक्स करने के लिए, यहां तक कि एंडरसन भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर सकते थे, लेकिन उसे यकीन था कि वो इसमें शामिल थे। एंडरसन ये जानकर इंटरेस्टेड था कि क्या फॉर्चून टेलिंग हाउस से कोई इन्फॉर्मेशन थी, तो उसने एलिस की तरफ मुड़कर उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन दुर्भाग्य से उसने बस अप्लाई किया और अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं थे।
उसे समझ में आया कि फॉर्चून टेलिंग हाउस का रिजल्ट अगर यह एक प्राचीन ऑर्गेनाइजेशन है तो इस दुनिया से एक बीइंग का सिग्नेचर होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन पर पूरी तरह से रलाई करने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो अभी भी अस्पष्ट और गलत थे। मिस्टर एंडरसन को यह बयान समझ में नहीं आया। किस अर्थ में वो अस्पष्ट हैं? उसने उसे और बाकी सभी को समझाया कि इसका मतलब है कि वो अभी भी कुछ महत्वपूर्ण क्लूज को मिस कर रहे थे जो उन्हें यकीन से बताने से रोक रहे थे। सुई हैरान था जब उसने ये सुना। ये कैसे संभव है कि डिविनेशन रिजल्ट्स उसकी ऑर्गेनाइजेशन 89 द्वारा नहीं देखे गए हैं? क्या उससे कुछ छूट गया था? सुईस थॉट्स को ग्रीन ने इंटरप्ट कर दिया, जिसने अपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में एंटर किया और एक गंभीर चुप्पी क्रिएट करने में कामयाब रहा क्योंकि शहर जेडो अंदर थी और कोई केवल उसके साहस को एंडी कर सकता था। वो पूरी तरह से शांति से एंटर हुआ और सभी को ग्रीट किया जैसे कि वो वहां नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहरा पहली बार उसे देखकर उबल रही थी और उसकी ग्रीटिंग के शब्दों के बाद वो उसे एक और बार हॉस्पिटल भेजना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोका और शांति से ये समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ क्यों था। बात यह थी कि वो सभी को बेहेडिंग साइकिल का एक नया वीडियो दिखाने आया था जो सच में महत्वपूर्ण लगता था अगर ग्रीन ने क्लब में आने की हिम्मत की थी जब शहरा वहां थी। 10 स्पिरिट लॉर्ड्स नाम का एक वीडियो था। क्या ये साइकिल भी इस मामले से किसी तरह से संबंधित है? इस बीच 2 अटैकर्स जो शॉपिंग स्ट्रीट पर थे जब सूची और शहादा मुख्य स्लैंडरर के पास गए, एक नए रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए किसी फॉरेस्ट में आए, लेकिन इस बार यह रिचुअल उनमें से एक के खिलाफ परफॉर्म किया जाएगा, यानी उस पागल लड़की के खिलाफ जिसने आर्मी में समन किया था और उसकी डेथ के बाद लकवाग्रस्त हो गई थी और केवल अपनी आंखें हिला सकती थी, तो उसे अब किसी की जरूरत नहीं थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि अभी वो उसे जिंदा दफना देंगे और उसे जीने का मौका भी नहीं देंगे, लेकिन उसने फिर भी अपनी माफी के लिए अग्री करने की कोशिश की। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, कुछ भी नहीं निकला और उसके पार्टनर ने कुछ भी नहीं सुना और अपना काम जारी रखा। उसने बिना किसी दया के उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसे वरी न करने के लिए कहा क्योंकि वो उसके लिए और स्पिरिचुअल चाइल्ड के लिए ऐसा कर रहा था। वो उसके ऊपर खड़ा हो गया और कहा कि इसके लिए वो खुद जिम्मेदार थी। जिस कुत्ते को उसने इतने सालों तक पाला था वो इतना कमजोर निकला और किसी भी स्पिरिट के खिलाफ कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा था और अब उसे गॉड्स की खातिर खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। वो चिल्लाती रही और उससे दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बात करना जारी रखा और उसे बताया कि इतने सारे लोग एक दूसरे को क्यों कोसना चाहते हैं, ये दुश्मनी उन्हें ताकत देती है और अब वो किसी के लिए भी पूरी तरह से बेकार है। उसने ये भी कहा कि वो और वो अलग अलग परिवारों से आते हैं और वो कभी उसके विचारों को नहीं समझेगी, तो उसे भविष्य की खातिर खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। आखिरकार उसने अपना रिचुअल शुरू कर दिया, यहां तक कि उसकी हेल्प के लिए उसके रोने को भी नहीं सुना। उसने सोचा कि उसके लिए यह बेहतर होगा। अप्रत्याशित रूप से बॉडी के बगल में एक और रहस्यमयी महिला दिखाई दी जो ये सब ध्यान से देख रही थी और ऐसा लगता है कि वो वही ओनर है। जब लड़की ने सुना कि उसकी ओनर उसके आखिरी फ्यूनरल रिचुअल में मौजूद थी तो उसने उससे एक आखिरी मौका देने के लिए कहा। उसने माना कि वो गलत थी, लेकिन वो सच में जीना चाहती है और अगर उसे एक मौका दिया जाता है तो वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन उसे बहुत अफसोस के साथ ओनर से सुना कि उसने उससे कभी कुछ उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उसके अस्तित्व की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लड़की को ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि उसका अस्तित्व इतना बेकार क्यों था। मिस्ट्रेस ने रिचुअल को खत्म करने का डिसाइड किया जो उसके फ्रेंड ने शुरू किया था और फाइनल फेज शुरू किया जिसे सब कुछ खत्म करना था। लड़की चिल्लाती रही, हालांकि उसकी ताकत बहुत पहले ही उसे छोड़ चुकी थी। वो सच में जीना चाहती थी। उस महिला के हाथ ने लगभग उसके शरीर को पिघला दिया। तापमान सच में इतना ज्यादा था कि वो इसे सह नहीं सकती थी और ऐसा लगता है कि उस महिला ने यह उन शब्दों के साथ किया कि हर किसी को जीने का अधिकार है। क्या उस लड़की के पास कोई मौका है? उसने रिचुअल खत्म कर दिया और उसके बाद मौत की चुप्पी थी और कोई एक शब्द भी नहीं बोला। फिर उस आदमी ने उसका शरीर लिया जिसे एक चादर में लपेटा गया था और कहा कि उसकी हाइनेस ने अपना नया काम खत्म कर लिया था और नई लड़की तैयार थी, लेकिन जब उसने उससे कपड़ा हटाया तो उसने वहां एक लड़की को नहीं बल्कि एक बिल्ली को देखा जिसमें ह्यूमन फीचर्स थे और यह प्राणी नहीं समझ पाया कि यहाँ क्या हो रहा था। उस महिला ने लड़की के लिए एक नया शरीर बनाया जो एक जानवर की लड़की जैसा दिखता है। वो खुद भी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर रही थी और अविश्वसनीय रूप से हैरान थी। जब वो पहले से ही अपने 2 पैरों पर सामान्य रूप से खड़ी हो पा रही थी तो उसे समझाया गया कि लोगों की संख्या कम हो गई थी क्योंकि ब्लैक गेट्स भी खाली नहीं बैठे हैं, तो उस महिला ने उसे दूसरा जीवन देने का डिसाइड किया, तो उसे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो सब कुछ समझ गई और खुद से प्रॉमिस किया कि वो उस महिला का ट्रस्ट फिर से पाने और भी मजबूत बनने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेगी। उनके ऑर्गेनाइजेशन के एक सदस्य ने उसे अगला टास्क परफॉर्म करने का ऑर्डर दिया जो उस महिला ने उसे व्यक्तिगत रूप से दिया था। जैसा कि पता चला, उसका नया टास्क स्पिरिट्स के मास्टर को समन करना था और उसके लिए सब कुछ करना था ताकि वो लव और ब्लैक गेट क्लब को डिस्ट्रॉय कर सके। शहरा जेडो हैरान थी जब उसने बेहेडिंग्स के साइकिल के बारे में पढ़ना शुरू किया क्योंकि वो और एंडरसन नहीं समझ पाए कि वो यहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऑर्गेनाइजेशन एड 9 इसमें शामिल था।
काउंसलर एलिस समझ गई कि अब कम संख्या में लोग इसका इस्तेमाल अपने खुद के हितों के लिए करेंगे। स्पिरिट्स का मास्टर अब ऑर्डिनरी पीपल के बीच भी सबसे लोकप्रिय टॉपिक है, तो अब उसने सबसे पहले बेहेडिंग साइकिल फाइंड करने और ये पता लगाने का डिसाइड किया कि इसके पीछे कौन है और आखिरकार उन्हें खत्म कर देगी, और उसे ऑर्गेनाइजेशन 89 के अकाउंट का आंसर अभी तक नहीं मिला था। सुई को समझ नहीं आया कि वो नवासी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट क्यों नहीं करेंगे, और उसने तुरंत एडवाइजर एलिस से पूछा कि क्यों। उसने समझाया कि फिलहाल कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन जानते हैं और अभी किसी भी इन्फॉर्मेशन की खातिर जोखिम भरे एक्शंस लेने का समय नहीं होगा। सुई समझ गया कि ब्लैक गेट के काउंसिल के पास एक नई प्लान थी जो उसे अभी भी पता थी, तो उसने उनसे इसके बारे में पूछने का डिसाइड किया, जिस पर एलिस ने उसे आंसर दिया कि थोड़ी देर वेट करना जरूरी था। किसी भी मामले में स्पिरिट लॉर्ड का रिवाइवल नियर फ्यूचर में खत्म नहीं होगा, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो उसका शिकार करती हैं एंकर के लिए लड़ेंगी तो उन्हें फाइंड और एलिमिनेट करना आसान होगा। वो काफी चालाक थी, क्योंकि ऐसी प्लान ब्लैक गेट क्लब को न केवल ज्यादा इन्फॉर्मेशन लर्न करने का मौका देगी बल्कि अपने लोगों को सेंसलेस विक्टिम्स से बचाने का भी मौका देगी। लेकिन ये सब केवल सुई के हाथ में खेला, क्योंकि एलिस's एडवाइजर की अटेंटिवनेस और ऑब्जर्वेशन आखिरकार कुछ भी हासिल नहीं करेगी, क्योंकि सूची भी ब्लैक गेट क्लब का एक सदस्य है। फिर मिस्टर एंडरसन कॉन्वर्सेशन में एंटर हुआ और सभी से टर्न में पूछने लगा कि वो बेहेडिंग साइकिल के बारे में क्या सोचते हैं, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। ग्रीन के अनुसार ये ऑर्गेनाइजेशन या लोगों का समूह तकनीकी रूप से मिस्टिकल वर्ल्ड के निचले समूहों से संबंधित है। सुई को नहीं पता था कि इसका क्या मतलब था, और बेशक उसने पूछा कि वो आमतौर पर इसे कैसे करता है। मिस्टर ग्रीन ने उसे काफी सरल शब्दों में समझाया कि एक समय था जब मिस्टिक्स या साइकिक्स थे जिन्होंने गॉसिप फैलाकर खुद को एंकर्स या कुछ क्रीडेंस दिया था, जिसमें ब्लैक डोए और जैक द रिपर प्रसिद्ध उदाहरण थे। सूची के लिए सब कुछ साफ था, लेकिन ये मेथड कितना कानूनी था? एंडरसन ने उसे समझाया कि ये एक अवैध और बहुत जोखिम भरा मेथड है, क्योंकि अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो ये मेथड न केवल एंकर को कॉल नहीं कर सकता है बल्कि एक भयानक स्पिरिट भी बना सकता है। दुर्भाग्य से पहले से ही उदाहरण है, तो आमतौर पर अकल्ट सर्कल्स में ऐसा करना मना है जब तक कि कोर्ट ऑफ सीक्रेट्स ने इसे करने का ऑर्डर नहीं दिया हो। सुई के लिए सब कुछ और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। उसे समझ नहीं आया कि कोर्ट ऑफ सीक्रेट्स किस लिए था। क्या किसी का रहस्य बताना मना नहीं है, जैसा कि एंडरसन ने उसे बताया था? सीक्रेट्स के कोर्टरूम में आप अपना रहस्य बता सकते हैं, क्योंकि यह एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल गॉड है। मिस्टर एंडरसन ने एक्सप्लेनेशन के इस स्टेज में सुई को पूरी तरह से समझ से बाहर कर दिया। सुई को समझ नहीं आया कि यह स्पिरिचुअल गॉड कौन था। क्या कोर्ट ऑफ सीक्रेट्स जो ये डिटरमिन करता है कि क्या एक मिस्टिक इस या उस अपराध का दोषी है और कानून तोड़ चुका है, क्या वो वास्तव में एक डेमन है? ग्रीन ने तुरंत सुई को यह समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक डेमन नहीं है बल्कि एक ऐसा है जिसे ब्लैक गेट के महान मिस्टिक्स में से एक ने जानबूझकर ट्रांसफॉर्म किया था, जिसमें उसके एक्शन के लॉजिक में एक सेंटेंस था। स्पिरिट्स और घोस्ट्स के आकलन और संभावित क्रिएशन के लिए मिस्टिकल कोड का मॉडलिंग मिस्टिक द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पर आधारित था, और जो नए स्पिरिट्स या घोस्ट्स को जन्म दे सकता था। फिर इस कोड के ऑपरेशन का लॉजिक उसी के अनुसार काम करता था। सुई ने सोचा कि ऐसे मिस्टिक्स के साथ आगे क्या हुआ जिनकी इंफॉर्मेशन एक स्पिरिट को समन कर सकती थी। क्या उन्हें खाया गया? ग्रीन ने कहा कि आखिर में कोर्ट ऑफ सीक्रेट्स भी एक डेमन है, लेकिन ऑपरेशन के कुछ नए रूल्स के साथ जिन्हें विशेष रूप से संभावित इस्तेमाल के लिए जोड़ा गया था। लेकिन आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले इसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि यह आपको खा सकता है। ब्लैक गेट्स को उनके कब्जे में पाए गए ज्यादातर डिवाइन ऑब्जेक्ट्स के कार्यों के बारे में पता होने का कारण यही है कि वो कोर्टरूम ऑफ सीक्रेट्स के जरिए उन्हें समझ पाए, और यह केवल उन तरीकों में से एक है जिनमें ब्लैक गेट्स ने मिस्टिक्स के सर्कल को अनुशासित किया। लेकिन इससे पहले कि वो गुप्त रूप से सब कुछ अरेंज कर पाता जो वो चाहता था, एक कप टी जो शाहरा पी रही थी उसकी तरफ उड़ गया, और उसने कहा कि अगर सू उसे कोर्ट ऑफ सीक्रेट्स में इंटरेस्ट है तो वो उसे वहां एक एक्सकर्शन पर ले जा सकती थी, लेकिन अब वापस बिजनेस पर आने का समय था। लेकिन शहर ने ग्रीन को वार्न किया कि अगर वो एक बार फिर से उस टॉपिक से भटक गया जिसके बारे में वो बात कर रहे थे तो वो उस पर कुछ ज्यादा मुश्किल फेंक देगी। तो उसने तुरंत उसे बेहेडिंग साइकिल के अकाउंट पर अपनी बात बोलने के लिए मजबूर किया। ग्रीन का मानना था कि साइकिल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या एक बहुत ही अनुभवहीन, बुरी तरह से समझी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ समय पहले अपी हुई थी, लेकिन वो इस ऑप्शन की तरफ ज्यादा झुका हुआ था कि ये एक पर्सन है जो अकेला काम करता है। एंडरसन ग्रीन्स ओपिनियन से पूरी तरह से अग्री था और मानता था कि ये एक पर्सन है जो मोटे तौर पर बोल रहा था अकल्ट वर्ल्ड में एक नॉवस था, या बल्कि वो था जब तक उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं किया, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे या उसे किसी मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जोड़ा गया था, जैसे कि उदाहरण के लिए एक ब्लैक गेट। शहरजादा ने इस समूह के ओनर के लिए अपने ऑप्शंस बनाने का ऑफर किया। अगर उन्होंने पहले ही इस अकाउंट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी तो उनमें से हर एक ने एक कागज का टुकड़ा और एक पेन लिया और अपने ऑप्शंस लिखना शुरू कर दिया। उनके संयुक्त काम के 2 आवर्स के बाद शहरजादा ने अपराधी का एक अनुमानित डिस्क्रिप्शन पढ़ा। वो एक आदमी होना चाहिए, उसकी उम्र 26 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
उसे फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग में एक प्रोफेशनल होना चाहिए, उसे अकेला काम करना चाहिए और किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं होना चाहिए। एंडरसन ने स्कूल पीपल, टीवी चैनल्स और मीडिया में स्पेशलिस्ट से इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का सजेस्ट किया क्योंकि वहां इस डिस्क्रिप्शन वाले एक पर्सन को ढूंढना आसान था। शहरजादा ने अपना छोटा सा द आइसिंग कॉन्डक्ट करने का डिसाइड किया और कहा कि वो सभी को छोड़कर जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन उसे ग्रीन ने इंटरप्ट कर दिया जिसने अनाउंस किया कि बेहेडिंग साइकिल में एक नया वीडियो रिलीज किया गया था। शहरजादा ने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ा और नोट किया कि वो अपने चैनल में ज्यादा से ज्यादा व्यूअर को आकर्षित करने के लिए टॉपिक को काफी अच्छी तरह से चूज करता है जो उसे नई एंकर लाइंस लाएगा। जब सुई ने इस वीडियो को देखना शुरू किया तो वो हैरान था कि हैटर ने वीडियो में पर्सन की ऊंचाई और साइज को बहुत सटीक रूप से डिटरमिन किया था। वीडियो में पर्सन ने हेलो कहकर और बेहेडिंग साइकिल के एक नए इशू की घोषणा करके इसे शुरू किया। अपने चैनल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद के रूप में वो लड्डू के 10 स्पिरिट लॉर्ड्स के बारे में कहानियों की एक नई सीरीज शुरू कर रहा था और इस बार वो इसे थोड़ा अलग तरीके से करना चाहेगा। ग्रीन तुरंत समझ गया कि वीडियो को एक निश्चित संख्या में व्यूज मिलने चाहिए जो एक स्पिरिट के फॉर्मेशन के लिए शर्तों को पूरा करने के लिए काफी होंगे। एंडरसन इस बात से अग्री था और कहा कि उसका मुख्य गोल लाइव ब्रॉडकास्ट की हेल्प से पैनिक बोना था जहां नकली स्पिरिट्स असली बन जाते हैं। काउंसलर एलिस ने यह पता लगाकर शुरू करने का डिसाइड किया कि यह आदमी कौन है, एक मिस्टिक या स्पिरिचुअल एबिलिटीज का मास्टर। अगर उन्हें इस वीडियो में यह पता नहीं चलता तो अगले वीडियो में एक हिंट होना चाहिए। सुई सैटरडे नाइट को घर पर बैठा था और महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में कुछ भी अपीयर नहीं हुआ था। उसके एंकर लाइंस वही संख्या में थे। क्या वो कुछ गलत कर रहा था? उसके विचार इसी सोच से भरे हुए थे जब तक कि उसने बेहेडिंग साइकिल से एक नया वीडियो क्लिप नहीं देखा जो लड्डू के पहले स्पिरिट मास्टर के सम्मान में था। जैसा कि वीडियो में बताया गया है, पहले ओनर का नाम टियांगो था। उसके बारे में प्राचीन काल से लेकर आज तक कई लेजेंड्स हैं। उदाहरण के लिए एक लोमड़ी के बारे में जो प्राइंग आइज के लिए चंद्रमा को ढंक लेती है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो चाइना का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। सूची के लिए पहला स्पिरिट मास्टर इतना परिचित था कि उसने इस वीडियो के ऑथर के अच्छे इरादे के बारे में भी सोचा। सुई ने इस तरह के घोस्ट्स और गॉड्स की कल्पना एक महान इतिहास के साथ की जिसे बहुत से लोग जानते थे और अपनी संभावनाओं के बारे में इमेजिन करने के लिए तैयार थे। इससे वो बीमार हो गया, लेकिन वो फिर भी नहीं जानता था कि मिस्टिक्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स के वीडियो देखने पर क्या भयानक चीजें क्रिएट हो सकती थी। वो केवल यह इमेजिन कर सकता था कि इसे महसूस करना कितना मुश्किल होगा। उसने कल्पना की कि कैसे वेंसडे नाइट को लूडो की सड़कों पर कहीं मिस्टिक्स और स्पिरिचुअल मास्टर्स बेहेडिंग साइकिल के लिव ब्रॉडकास्ट में लोमड़ी के खिलाफ लड़ रहे थे और यह कल्पना करना मुश्किल था कि 10 गॉड्स में से सिर्फ एक को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग क्या कीमत चुकाएंगे जब वो उनमें से 10 को क्रिएट कर सकते थे। सूची समझ गया कि उसके दुश्मन इंटरनेट का इस्तेमाल घोस्ट्स और स्पिरिट्स क्रिएट करने के लिए कर रहे थे जबकि एल में स्थानीय लोग बस लड़ रहे थे और अपनी जिंदगी खो रहे थे। अगर उन्होंने सच में ऐसा किया तो 10 स्पिरिट लॉर्ड्स की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि लूडो में पूरे स्पिरिट सर्कल को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ 3 या यहां तक कि 2 की भी जरूरत होगी और फिर ब्लैक गेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसने डिसाइड किया कि वो कोई भी तरीका ढूंढेगा जो उसे बेहेडिंग के इस साइकिल से छुटकारा पाने में हेल्प करेगा। आखिर ये सभी थ्रोन सूची द्वारा क्रिएट किए गए थे। वही था जो पूरे शहर में भागा था और उन्हें इंस्टॉल करने के लिए अपना खून जलाया था और उसने डिसाइड किया कि वो उन्हें वो एंकर्स इतनी आसानी से नहीं देगा। चूंकि साइकिल एक स्पिरिट लॉर्ड क्रिएट करने के लिए सार्वजनिक राय और उनके बिलीफ का इस्तेमाल करता है, तो सार्वजनिक राय को इंटरप्ट करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगी। सुई ने इस सवाल का आंसर निकाल लिया है, लेकिन वो अभी भी एक महत्वपूर्ण पहेली का हिस्सा मिस कर रहा है जिसे वो हॉल ऑफ सीक्रेट्स में पा सकता है, जिस पर वैसे लौटने का समय था। तो सुई ने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेट किया और अभी इस पर कोई ध्यान न देने का डिसाइड किया। हॉल ऑफ सीक्रेट्स फिर से खुला है और मिस्टर ट्रूथ ने इस घटना पर सभी पार्टिसिपेंट्स को बधाई दी और उन्होंने बदले में उसे बधाई दी। स्पाइडर ने सबसे पहले कॉन्वर्सेशन शुरू करने और मास्क से उन टेक्स्ट बुक्स के बारे में एक क्वेश्चन के साथ मुड़ने का डिसाइड किया जो उसने उसे दिए थे। मास्क ने रिप्लाई किया कि वो उच्च गुणवत्ता वाले थे और उनमें दी गई इन्फॉर्मेशन ने उसकी बहुत हेल्प की, तो वो इस गिफ्ट के लिए स्पाइडर की बहुत आभारी थी। इन टेक्स्ट बुक्स की हेल्प से ही उस महिला ने असली जिंदगी में मिस्टिकल वर्ल्ड की थ्रेशहोल्ड तक पहुंच गई थी, तो वो सच में इसके लिए बहुत आभारी थी। गू बहुत क्यूरियस थी कि मास्क ने पिछली बैठक में ऐसे प्रोफेशनल एनाटॉमिकल डायग्राम्स कैसे बनाए। क्या वो सच में एक डॉक्टर है? महिला ने उसे समझाया कि वो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के रूप में काम करती है। जब उसने ये इन्फॉर्मेशन सुनी तो वो बहुत खुश हुई क्योंकि साइंटिस्ट का स्कूल विजडम सिस्टम के लिए अच्छी तरह से सूटेड है और हालांकि स्पाइडर दूसरे सिस्टम से संबंधित है, वो दूसरे स्कूल्स और सिस्टम्स से नॉलेज रिसीव कर सकती है, तो उसने मास्क को एक डील ऑफर किया जिसमें वो ज्ञान प्राप्त करने में उसकी लगातार हेल्प करेगी। मास्क उनके बीच एक अलायंस फॉर्म करने के खिलाफ नहीं थी, तो उसने मिस्टर ट्रूथ से एक्सचेंज के लिए एक कैटलॉग क्रिएट करने के लिए कहा और इसके लिए हमेशा की तरह सफेद रंग को स्टोन ऑफ फेट पर गिरना चाहिए, जो उसी के अनुसार हुआ। गुगू ऐसी टेक्नोलॉजी से प्रभावित थी।
एक्सचेंज डायरेक्टरी एकदम सही सोल्यूशन है क्योंकि मास्क एक्सचेंजेस के बारे में डेटा एंटर कर सकती है, भले ही वास्तव में कोई एक्सचेंज न हुआ हो या एक्सचेंज मूव करने की जरूरत हो। इस डायरेक्टरी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सुई बहुत खुश था क्योंकि 9 हेडेड वुमन ने आखिरकार चौथी बैठक में एक्सचेंज के ऑर्डर को साफ करने के लिए रचनात्मक आइडियाज सामने रखी थी। अब वो आखिरकार अगले स्टेप पर जा सकता है। मिस्टर ट्रूथ ने एक पिरामिड के रूप में कुछ नया मैटर क्रिएट किया जिसका इस्तेमाल बैठक में पहली बार किया गया था। वो इस पिरामिड की हेल्प से क्या करेंगे? लेकिन एकमात्र आंसर जो मिस्टर ट्रूथ ने उनके सवालों का दिया वो एक रहस्य था जिसे उन्हें खुद से हल करना था। बूगर ने फिर भी सभी को यह बताने का डिसाइड किया कि कुछ दिन पहले उसे मिस्टर ट्रूथ से एक डिवाइन मैसेज कैसे मिला कि क्यू डिस्ट्रिक्ट में एक थ्रोन फाइंड किया गया था और उस दिन के बारे में पूरी कहानी बताना शुरू कर दिया। स्पाइडर ने इन थ्रोन्स के बारे में अपनी कहानियों को खत्म करने के बाद द मास्क ने मिस्टर ट्रूथ की तरफ मुड़ने और इन थ्रोन्स के बारे में पूछने का डिसाइड किया कि वो किस लिए हैं। गूगर ने अपनी कहानी में कुछ अफवाहें जोड़ने का डिसाइड किया जो उसने स्पिरिट लॉर्ड के रिवाइवल के बारे में सुनी थी जो कम्युनिटी में सक्रिय रूप से फैल रही थी और ये बड़ी संख्या में एंकर्स भी क्रिएट कर सकता था। तो उसने मिस्टर ट्रूथ से यह भी पूछा कि क्या वो इस तरह से बड़ी संख्या में एंकर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। इन शब्दों के बाद गुगवान ने नोटिस किया कि मिस्टर ट्रूथ द्वारा क्रिएट की गई पिरामिड कैसे चलने लगी। ऐसा लगता है कि यह एक साइन था जिसका मतलब था कि वो सही बात कह रही थी और उसी तरह से जारी रहना चाहिए। इसलिए उसने उसे महान रहस्यों को क्रिएट करने के नए साधनों की पेशकश करने का डिसाइड किया जिसकी हेल्प से वो और भी ज्यादा एंकर लाइंस फॉर्म करेगा। लेकिन जब उसने इन शब्दों के बाद पिरामिड की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कुछ गलत कह रही थी क्योंकि ये पिरामिड बिल्कुल नहीं हिल रही थी। गुड ने इसके बावजूद जारी रखने का डिसाइड किया और मिस्टर ट्रूथ को एक मोबाइल फोन के बारे में बताना शुरू किया जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं जिसमें बहुत ही उपयोगी फंक्शंस हैं। मोबाइल फोन्स ह्यूमैनिटी का एक अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। तो उसने विजडम सिस्टम के अकल्ट नॉलेज के आधार पर एक बड़ा गेम क्रिएट किया जो एक मोबाइल फोन पर आधारित है जो अब उसके लिए बहुत उपयोगी है। जब उसने उसी गेम के बारे में बात की तो उसका मतलब लिटिल स्पिरिट्स और घोस्ट्स था। स्पायर ने इस गेम के मुख्य पॉइंट को एक्सप्लेन करने का डिसाइड किया ताकि यह समझना आसान हो जाए कि इसकी जरूरत क्यों है। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन है जिसकी तुलना एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मिस्टिकल वर्ल्ड में एंटर करने से की जा सकती है जहां गुप्त शक्तियां प्लेयर को संबंधित फंक्शंस और टास्क्स देती हैं जिन्हें उसे परफॉर्म करना चाहिए। उसने ये भी कहा कि उसने मिस्टर ट्रूथ्स पपेट्स के कुछ फंक्शंस को डिसाइफर और गेम में जोड़ा है। अब प्लेयर्स गेम के दौरान पपेट्स कंट्रोल कर सकते हैं और अगर जरूरत हो तो कुछ एरियाज में जा सकते हैं। गूगर इन पपेट्स को कंट्रोल भी कर सकती थी और एक निश्चित गेम एरिया में प्लेयर्स और उनके पपेट्स के लिए टास्क सेट कर सकती थी, लेकिन उसके भाषण को एक मास्क द्वारा इंटरप्ट कर दिया गया था जो इस बात में बहुत इंटरेस्टेड था कि क्या ऑर्डिनरी पीपल रियल लाइफ में डॉल्स को देख सकते हैं और भविष्य में उन्हें उजागर नहीं करेंगे। लेकिन गू के अनुसार यहां तक कि यहां भी सब कुछ सोचा गया था क्योंकि उसकी डॉल्स स्पिरिट्स और घोस्ट्स के लिए नेचर में समान हैं और फर्स्ट लेयर और गहरी लेयर्स दोनों पर अपीयर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अबिस की लेयर पर जहां वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए अदृश्य हैं और ह्यूमन वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन जो मास्क ने पूछने का डिसाइड किया वो स्पिरिट्स की भारीपन के बारे में था। क्या ये गहराई बढ़ने के साथ बदल सकता है? गूगा सैद्धांतिक रूप से ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसके पास जो सर्विस है वो सबसे गहरी लेयर जो कर सकती है वो लो लाइट लेयर है जो डीप सी में सबसे पहली लेयर है। उसने अश्योर किया कि इस बात की बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें उजागर किया जा सकता है। युगू का मानना था कि ऑर्डिनरी पीपल ये नहीं समझते कि ये एक बड़ा रहस्य है, वो इसे बस एक मजेदार मोबाइल गेम मानते हैं। सुई गुगाज वर्क और गेम से बहुत सैटिस्फाइड था। उसने इसे कम आंका, लेकिन इस गेम ने सच में उसकी सभी उम्मीदों को पार कर लिया क्योंकि समय बदल रहा है और अब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन के मेथड्स बदल गए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी अब दुनिया में पहली उत्पादक शक्ति है और इस गेम का बेस एक नए रहस्य की कुंजी होगा। युगू को यकीन था कि गेम को इंट्रिग हासिल करने और जो उससे उम्मीद की जाती है वो देने के लिए इसे एक बड़ा रहस्य कहना काफी है और ये काम कर सकता है। संक्षेप में उसने इस बात पर भरोसा किया कि गेम उन्हें प्लेयर्स के सामान्य फिक्सेशन को इकट्ठा करने में हेल्प करेगा। उसकी राय में इस गेम में जितने ज्यादा वफादार प्लेयर्स होंगे उतने ही बेहतर एंकर्स वो उन्हें दे सकते थे और उसने ये भी सजेस्ट किया कि वो रेप्लिका मिशंस खोले ताकि बड़ी संख्या में प्लेयर्स टास्क्स कंप्लीट करने में हेल्प करें। मासा ने कहा कि वो आमतौर पर गेम्स नहीं खेलती, तो वो पूछना चाहती थी कि क्या प्रोसेस में कुछ देने की जरूरत है। युगू उससे इस सवाल का वेट कर रही थी और तुरंत ये बताना शुरू कर दिया कि सभी प्लेयर्स को वर्चुअल थिंग्स, अगले लेवल्स तक पहुंचने और बहुत कुछ की जरूरत होगी। इसके लिए वो हमें असली मनी देंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात नई एंकर लाइंस, तो ये देखते हुए कि हम क्या देते हैं और हमें क्या मिलता है। बेशक एंकर लाइंस बहुत ज्यादा महंगे और मूल्यवान थे। मिस्टर ट्रूथ ने ये सब ध्यान से सुना और ये समझने की कोशिश की कि ये कैसे काम करता है और उसके दिमाग में आया कि डिवाइन आइटम्स को अलग करने और उन्हें कंबाइन करने का उसका मेथड ने उसे कुछ क्लूज दिए।
बेहेडिंग साइकिल से लड़ने के लिए इस स्ट्रैटेजी की समीक्षा करते समय वो पहेली के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मिस कर रहा था, लेकिन अब जब उसके पास ये गेम है तो ये बेहेडिंग साइकिल को डिस्ट्रॉय करने की प्लान को लागू करने के लिए पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। गुआ के सिर के ऊपर लटक रही पिरामिड पहले से ही उसके काफी करीब थी और वो लगभग उस तक पहुंच सकती थी, जिसका मतलब था कि मिस्टर ट्रूथ उसके प्रपोजल को अप्रूव करता है, लेकिन उसमें रिजल्ट्स की कमी है, तो इस पिरामिड को पाने के लिए उसे रिजल्ट्स अचीव करना चाहिए। मिस्टर टरू ने उन्हें बड़ी स्क्रीन पर एक बेहेडिंग साइकिल दिखाया और उन्हें बताया कि ऐसे लोग उसे रहस्य क्रिएट करने से रोकते हैं। गू तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा था और उसने इस साइको गाय को हल करने और बड़े रहस्य बनाने के लिए अपने गेम का इस्तेमाल करने का डिसाइड किया, ताकि वो मिस्टर ट्रूथ से एंकर कलेक्ट कर सके और इसके लिए पी पा सके। इसलिए गुआ ने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया और मिस्टर ट्रूथ को उस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जो उसे ब्लैक गेट मिस्टिक्स से मिली थी कि शापित जगह के पीछे सेशन नामक एक ग्रुप ऑफ स्लैंडरर्स था। जहां तक वो जानती है, इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर को अब एक स्पिरिट चाइल्ड कहा जाता है और उसके कमांड के तहत एक स्लैंडरर है जो अनुगा स्पेल्स का इस्तेमाल करता है, एक स्लैंडरर जो ह्यूमन बॉडी को मैनिपुलेट कर सकता है और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से एक हैकर है। मास कैसे डिटेल्स से हैरान थी। क्या ऑर्डिनरी पीपल मिस्टिक्स के साथ काम कर सकते हैं? स्पाइडर ने समझाया कि मैट्रिक्स हमेशा से एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन रहा है, तो ये बाहर नहीं है कि हैकर्स लड्डू में स्थानीय फोर्सेस के साथ काम करने का डिसाइड करें। युगा ने यह भी कहा कि दूसरे दिन उसने स्पिरिट सेशन के लोकेशन फाइंड करने के लिए हैकिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो फेल्ड हो गई थी। दूसरी तरफ में एंटी हैकिंग स्किल्स हैं और ये कहना सुरक्षित है कि उनके पास कम से कम एक हैकर था जिसने तेरे एंजल क्रिएट किया था। द मास्क को लगभग सब कुछ समझ में आ गया, इसके अलावा कि यह सेशन किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। युगवान केवल इतना जानती थी कि यह एक ऐसा समूह है जो मनी इकट्ठा करता है और लोगों को इसके लिए कर्ज करता है और डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन उन्हें अभी तक इसके लिए कोई सजा नहीं मिली है। मास्क के पीछे छिपी महिला रोने लगी क्योंकि उसने भी इसी गुप्त ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अपने रिश्तेदारों को खो दिया था और वो नहीं चाहती थी कि दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही हो। कैचर उनकी कॉन्वर्सेशन में एंटर हुआ और कुछ ड्रॉ करना शुरू कर दिया। मौजूद हर किसी को यकीन था कि वहां चीज होगा, लेकिन उसने इतने लंबे समय तक कुछ ड्रॉ करना जारी रखा। ऐसा लगता है कि कोई चीज नहीं होगा। मिशेलोव ने सेशन ग्रुप को पूरी तरह से ड्रॉ किया, लेकिन वो उन्हें कहां देख सकता था और इतने डिटेल में। उसने उन्हें एक पॉइंट पर जहां वो तैनात था, एक पुराना वेयरहाउस जहां उसने उन्हें देखा था। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने उन्हें पूरी ताकत से देखा था, लेकिन माउस ट्रैप्स उन्हें करेक्ट करना चाहते थे और कहना चाहते थे कि वो सभी अब वहां नहीं हैं। उसने उनमें से एक की पिक्चर ली और उन्हें दिखाई और फिर कहा कि उसने उनके आम शेल्टर को छोड़ दिया था, लेकिन वो हेडर एरिया में चला गया था। वो सभी ऐसी उपयोगी इन्फॉर्मेशन के लिए आभारी थे, लेकिन कोई नहीं समझ सका कि इस एरिया में क्या था और वो वहां क्यों गया था। मास्का ने पाया कि ग्रीन रिज की जमीन इस एरिया में स्थित है, लेकिन कोई भी इस जमीन के बारे में सही सच नहीं जानता था। केवल लेजेंड्स थी कि ग्रीन रिज की जमीन में एक 9-टेल्ड डेमन फॉक्स रहता है जिसकी शक्ति इतनी महान है कि वो केओस के पहाड़ और उसके निवासियों को खा सकता है, हालांकि इसे बहुत समय से दबा दिया गया है। एक मॉन्क और उसकी आत्मा कभी नहीं मिटी। लेजेंड ने यह भी कहा कि 9-टेल्ड डेमन फॉक्स ने लोगों को खिलने वाले आड़ू लाए, तो हेयॉन का शहर अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मास ये नहीं समझ सकी कि स्पिरिट सेशन वहां क्यों था, लेकिन गू के लिए सब कुछ साफ था। जहां लेजेंड्स शुरू होती हैं, वहां घोस्ट्स और गॉड्स अपीयर होने चाहिए। गूगा ने यह भी कहा कि उसने सुना था कि स्लैंडरर्स के पास एक टेक्निक है जिसे गॉड रिलोकेशन कहा जाता है, जो जैसा कि नाम से पता चलता है, गॉड्स को मूव कर सकती है। सूची को याद आया कि शॉपिंग स्ट्रीट से पुराने स्लैंडरर ने भी डेटी मूव करने का जिक्र किया था। उसने सोचा कि क्या पुराने शॉपिंग स्ट्रीट टिंग के डेटी को मूव करने वाले स्लैंडरर्स के पुजारी का एसेंस में लड़की से कोई लेना देना हो सकता है। गुगा को यह समझ में आया कि वो स्पिरिट लॉर्ड्स रिवाइवल का एंकर स्टील करना चाहते हैं और डीप डीमंस के सदियों पुराने गॉड को लो में मूव करना चाहते हैं, और अगर उनकी प्लान सच हो जाती है तो आत्मा की गहराई से डीमंस अपीयर होंगे जो लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर लोटो हेल ऑन अर्थ में बदल जाएगा। मास्क इन तथ्यों से नाराज थी और ये नहीं समझ पाई कि उन्हें लाउडर को केओस में क्यों डुबोना चाहिए। हुगू ने उसे समझाया कि दुनिया जितनी ज्यादा केओटिक होती है, वो उतने ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इस तथ्य से कि वो तेरे एंजल जैसे विनाशकारी राक्षस को रिलीज करने की हिम्मत करते हैं, ये पता चलता है कि वो पागल हैं और अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। स्पाइडर ने मिस्टर ट्रूथ को कॉल करना शुरू किया और उसे बताया कि लड्डू उसकी जमीन है और यह स्पिरिचुअल सेशन गॉड्स को खत्म करने का एक प्रयास है, तो पैनिक और उसके एंकर स्टील करो। सुई ने इस पर विचार किया कि कैसे डर का निर्माण एक एंकर क्रिएट करता है, लेकिन वो केओटिक और अनस्टेबल हैं और उन्हें आसानी से बेअसर किया जा सकता है। केवल तभी जब ह्यूमैनिटी स्टेबल और रिच हो, एक महान और व्यवस्थित रहस्य बनाया जा सकता है जिसे स्पिरिचुअल सेशन द्वारा डिस्ट्रॉय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसे इस सब के बारे में ध्यान से सोचना पड़ा क्योंकि माउस कैचर ने उसे नए हिंट्स दिए थे और वो उन्हें यहाँ हॉल ऑफ सीक्रेट्स में रख सकता है ताकि वो खो न जाएं और भाग न जाएं।
इसलिए मिस्टर इस्टर ने एक तरह की लाइब्रेरी क्रिएट करने का डिसाइड किया जहां सीक्रेट हॉल के पार्टिसिपेंट्स की सभी यादें और ज्ञान संग्रहित किए जाएंगे। क्रिएशन के बाद पार्टिसिपेंट्स ने तुरंत इन अब तक खाली बुकशेल्फ्स को देखना शुरू कर दिया जिन पर मैकबेथ के बारे में और पिछली टास्क्स के बारे में कई किताबें पहले से ही थी जिन्हें पार्टिसिपेंट्स ने पहले ही पूरा कर लिया था। वो चाहते थे कि सभी बात की फाइलें सर्टिफाई और यहां रिकॉर्ड की जाएं और कुछ दशकों या यहां तक कि सदियों में जो हॉल ऑफ सीक्रेट्स का मालिक होगा वो दुनिया के ज्ञान का मालिक बन जाएगा। इसके लिए उसने हॉल ऑफ सीक्रेट्स में 3 ऑर्डर्स क्रिएट किए और इनमें से एक चीज यानी पेंडुलम को दुनिया या हिस्टोरियंस को ऑब्जर्व करना था और ज्ञान का अपना आर्काइव संकलित करना था। उसके बाद समय खत्म हो गया और हॉल ऑफ सीक्रेट्स की चौथी बैठक पूरी हो गई। सुई बैठक के बाद रसोई में बैठा था और सोच रहा था कि उसने हॉल ऑफ सीक्रेट्स क्रिएट करने और उसके लिए एंटर करने के लिए सूटेबल पीपल फाइंड करने के लिए पर्याप्त समझदारी से काम किया था। उसके लिए चेंबर ऑफ सीक्रेट्स थॉट्स के लिए एक ग्राइंडिंग मशीन और इंस्पिरेशन का एक सोर्स था जहां वो अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू, आवाजें, वर्ल्ड व्यूज पा सकता था, जहां अलग अलग आइडियाज साइड बाय साइड टकराती थी और बेशक एक ऐसी जगह जहां लोग एक साथ विकसित होते थे और बेहतर बनते थे। सुई ने सीक्रेट हॉल के सभी क्षणों के बारे में सोचने के बाद डिसाइड किया कि उसे एक नया थ्रोन क्रिएट करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा करने के बारे में उसके विचारों को किसी और दुनिया की आवाज से इंटरप्ट कर दिया गया था। सूची डरकर खड़ा हो गया और एक शब्द भी नहीं बोला क्योंकि यह आवाज किसी भी दूसरी आवाज के विपरीत थी जिसे उसने पहले सुना था। इसने उसे कंफ्यूज कर दिया जब इस आवाज ने उसके लिए एनलाइटनमेंट शब्द दोहराया। इस आवाज को सुनना एक एम्ब्रियो में होने और एमनियोटिक फ्लूइड और मां की त्वचा के माध्यम से दुनिया की आवाजें सुनने जैसा है। वो कुछ देर रसोई में खड़ा रहा और आवाज गायब हो गई तो उसने इसे ज्यादा महत्व न देने का डिसाइड किया, लेकिन इसने फिर भी उसे डरा दिया। सूची पहले से ही बिस्तर पर लेटा था और सोच रहा था कि कैसे गोस्ट थ्रोन का निर्माण उसकी अगली प्राथमिकता बन जाएगा और सभी एक्शंस को इस महान रहस्य के निर्माण की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। वो नहीं जानता था कि स्पिरिट एसेंस सोसाइटी लूडो में किस उद्देश्य से चला गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। तो सुई ने अगले दिन इस इंफॉर्मेशन ब्लैक गेट को भेजने का डिसाइड किया और देखा कि काउंसलर एलिस इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। उसके बाद सुई सच में सोना चाहता था, लेकिन वो नहीं सो सका क्योंकि उसे डीप सी जाने की जरूरत थी, जो उसने वास्तव में किया। जब उसने डाइव किया तो उसे 50 द्वारा एंकर लाइंस की संख्या में वृद्धि के रूप में एक काफी सुखद गिफ्ट मिला। अब उसके पास 350 थे और इसकी हेल्प से एनलाइटनमेंट की लेयर को सिक्योर करने का रिचुअल सक्सेसफुल रहा। दुर्भाग्य से अच्छी खबरें वहीं खत्म हो गईं क्योंकि सुई के हाथों में लो लाइट लेयर के लिए रिचुअल किट नहीं थी। हालांकि उसने पर्याप्त रिसोर्सेज इकट्ठे किए थे, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था। ब्लैक गेट में उसे दी गई बुक ऑफ रेल्म्स में फर्स्ट लेयर के लिए एक रिचुअल फॉर्मेशन है, लेकिन लो लाइट के बारे में क्या? अगर ऑर्गेनाइजेशन 89 के साथ उसका कनेक्शन खोजा जाता है तो वो ब्लैक गेट से गुजरने के लिए इसका मूल भी नहीं बता सकता था। उसके लिए पास करने के लिए एक और तरीका इन्वेंट करना होगा। इसलिए 2 डेज बाद उसने गुगू से मिलने का डिसाइड किया और उस समय आया जब वो मिस्टर ट्रूथ्स टास्क पर काम कर रही थी, तो बेशक सूची ने उसके खत्म होने तक वेट किया। वो बहुत खुश था कि उसके बिलीवर्स काफी मेहनती और सक्रिय थे। इसने उसे हार माने बिना और काम करने के लिए मोटिवेशन दी। गू ने काम से कुछ समय की छुट्टी ली और सुई से पूछा कि वो उससे मिलने क्यों आया था। सुई ने यह कहकर रिस्पॉन्ड किया कि वो सेशन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया था। वो तुरंत अपने लैपटॉप से डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि वो बहुत हैरान थी कि उसे ये इंफॉर्मेशन पता थी और उसे कहां से मिली थी, लेकिन अगर उसे किसी तरह पता चल गया तो भी यह बहुत महंगी थी। सुई ने अपने दिमाग में थोड़ा मजेदार महसूस किया क्योंकि उसने खुद इस इंफॉर्मेशन को उससे उसकी सीक्रेट हॉल में पिछली बैठक में सीखा था और अब वो इसे बहुत महंगी कीमत पर बेच रही है। साथ ही सुई का एक और रिक्वेस्ट था। वो जानता था कि इल्यूमिनेटेड और डिमली इल्यूमिनेटेड लेयर्स के लिए एंकर रिचुअल एरेज हैं और उसने बहुत अनुरोध किया कि यह एग्रीमेंट यथासंभव गोपनीय हो। वो पहले ही अपने लैपटॉप से पूरी तरह से मुड़ चुकी थी और उससे जानना चाहती थी कि उसे ये सब क्यों चाहिए था, क्योंकि बाइंडिंग रिचुअल बहुत नियंत्रित है और वो उसे केवल वही देगी जो उसके विजडम सिस्टम के लिए सूटेबल है, और सुई एक और सिस्टम से है तो वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसने क्या कहा और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ नहीं। उसने बस उससे इस इंफॉर्मेशन के लिए पूछा और इसकी गणना की और उसे बताया। इसके बजाय उसने उसे एक बेहतर ऑफर दिया, अगर बेशक उसे इसमें इंटरेस्ट था। उसने उसे एक डिवाइन के लिए एक एक्सचेंज बाय आइटम ऑफर किया जिसे वो ब्लैक गेट खोज सकता था और उसके पास ला सकता था, जिसके बदले में वो उसे कोई भी इंफॉर्मेशन देगी जिसकी उसे जरूरत थी। सुई ने सोचा कि यह बहुत ज्यादा कीमत थी। डिवाइन आइटम पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन युगा ने इसे एक समान एक्सचेंज माना, खासकर जब से उसे केवल उन्हीं की जरूरत थी जो मास्क या ट्रांसफॉर्म कर सकते थे या कुछ ऐसा ही कर सकते थे। वो इसे डिसाइफर करना चाहती थी और इसे उस प्रोग्राम में जोड़ना चाहती थी जिसे उसने हाल ही में किया था। उसने इस प्रपोजल के बारे में थोड़ा सोचा और फिर भी अग्री हो गया, तो वो उसे छोड़कर चला गया और कहा कि जब उसे उसके लिए एक सूटेबल ऑब्जेक्ट फाइंड होगा तो वो वापस आएगा।
उसी दिन सुई ब्लैक गेट गया और वहां फिर से कोई नहीं था और हर कोई जादुई रूप से गायब हो गया। वो घर जाने वाला था जब अचानक काउंसलर एलिस उसके पास आई और उसे बताया कि वो सभी मामले की इन्वेस्टिगेट करने गए थे और वो बस उसका वेट कर रही थी। सूची हैरान था। एलिस ने उसे ग्रीन को मैप ले जाने के लिए कहा जिसे उसकी किसी तरह हेल्प करना था। ग्रीन खुद अब हॉस्पिटल में था। सुई को उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर ग्रीन के साथ क्या हुआ था। काउंसलर एलिस ने सुई को वरी न करने के लिए कहा क्योंकि जहां तक वो जानती थी उसे बस एक कुत्ते ने काट लिया था। जब सुई ग्रीन को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने उसे पट्टी बंधे हुए और बहुत अच्छे मूड में नहीं देखा। क्या सच में उसे एक कुत्ते ने काट लिया था? जैसा कि पता चला, वो एक स्पिरिचुअल एसॉन्स इन्वेस्टिगेट कर रहा था और एक महिला के कुत्ते ने उस पर अप्रत्याशित रूप से अटैक किया जिसने लगभग उसका हाथ काट लिया था, तो वो अब हॉस्पिटल में है। सुई को ऐसा लगा कि उसने